एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बहुत इम्पॉर्टेंट क्या है आपको सारे फार्मूलाज कराने वाले हैं। जो आपका एडवांस अर्थमेटिक होता है, मतलब जो एडवांस मैथ होता है, जो आपकी उसमें आपके जो 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल जो फार्मूले होते हैं, यानी कि 2D एंड 3D भी हम इसको शॉर्टकट में बोल सकते हैं। तो इसके बाद हम सारे फार्मूलेज कराने वाले हैं, क्योंकि जो हमारी एडवांस मैथ होती है सारी फार्मूलेज पर क्या है डिपेंड होती है। तो फार्मूलेज के आधार पर ही इसमें क्या है सारे आपके सवाल हो जाएंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को मिस ना करें, पूरी देखें, मतलब बड़े ही ध्यान से। तो चलिए वीडियो करते हैं फटाफट शुरू। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने स्क्रीन पर क्या है आपका फ़ोटोज़ लगा दी हैं और बताते जाऊंगी मैं इस वीडियो में आपके क्या है वॉइस से। पहले आप देख सकते हैं एडवांस मैथ। एडवांस मैथ आपकी 2 तरीके के इसमें फॉर्मूले होते हैं, एक तो 2D और एक तो आपका 3D, यानी कि 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। अब देखो 2D में क्या क्या आता है, त्रिभुज आता है, चतुर्भुज आता है, और आपका क्या है A नंबर पर त्रिभुज है, B नंबर पर चतुर्भुज है। अब त्रिभुज देखो कितने टाइप के होते हैं, 4 प्रकार के त्रिभुज लिखे हैं मैंने। समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, उसके बाद चतुर्भुज लिखे हैं मैंने, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। और एक यहाँ पर आप आयत भी कह सकते हैं, वो भी चतुर्भुज में ही आता है। प्लस यहाँ पर वर्ग और हम वृत्त भी पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या है 2D में आती हैं। उसके बाद 3D में देखो क्या क्या आता है, घन आता है, घनाभ आता है, बेलन आता है, शंकु आता है, उसके बाद गोला आता है और अर्धगोला। तो आप उम्मीद करते हो ये आपका पूरा क्या आपका जो ऊपर का जो पूरा पोर्शन है वो मैंने बता दिया है। अब चलिए एक एक करके हम इसको फॉर्मूले के वाइज हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर पहला आपको फार्मूला कौन दिख रहा है, त्रिभुज, और त्रिभुज में कौन सा फार्मूला दिख रहा है आपको, समकोण त्रिभुज। तो चलिए आप सबसे पहले बात कर लेते हैं समकोण त्रिभुज की। तो समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है, कर्ण होता है, उसके बाद जो बड़ी लाइन है, सबसे बड़ी लाइन वो कर्ण की होती है तिरछी। उसके बाद जो नीचे होता है वो आधार होता है, और जो खड़े में होता है वो लंब होता है। तो ए भी आधार है, BC लंब है, और AC यहाँ पर देख सकते हैं कर्ण है। उसके बाद इसका परिमाप क्या होता है समकोण त्रिभुज का। तो समकोण त्रिभुज का परिमाप होता है सबका योग, यानी कि A + B + C, या फिर ये कह सकते हैं कर्ण का प्लस आधार प्लस लंब, ये तीनों का क्या है योग, यानी कि जोड़। यही हमारा क्या है परिमाप होता है, तीनों को जोड़ का जो भी आंसर आता है वही परिमाप होता है। उसके बाद जो कर्ण होता है, कर्ण हमारी सबसे लंबी भुजा है, यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तब हमारा जाके बनेगा कर्ण का स्क्वायर। तो उसका सूत्र होता है, इसे पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और उसके बाद समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 लंब इंटू आधार। ठीक है, इंग्लिश में इसको आधार को हम A लिख सकते थे और लंब को हम L से भी डिनोट कर सकते थे। बेसिकली हमने हिंदी में लिखे हैं, लेकिन मैं इंग्लिश में भी बोलती जाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक है, ज़्यादातर मैं हिंदी में ही बताऊँगी। तो ये आप समझ चुके होंगे। अब चलिए दूसरा फॉर्मूला चलते हैं। समकोण त्रिभुज कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा कौन है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु मतलब समान बाहु, समान भुजा हो जिनकी। तो आप देख सकते हैं तीनों की भुजा, मतलब तीनों देखो AA है ना, AC भुजा भी A है, AB भुजा भी A है, और BC भुजा भी A है, यानी कि जो तीनों भुजा हैं वो AA हैं। समान भुजा होनी चाहिए, A होनी चाहिए या BB या XX, जो भी आप मान सकते हैं। मैंने बेसिकली यहाँ पर AA मानी है, तो AB मतलब A और A। तो इसका परिमाप हो जाएगा, तीनों को जोड़ देंगे हम, तो A + A + A 3A। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा 3A। तो समबाहु त्रिभुज का जो हमेशा परिमाप होता है वो क्या होता है 3A, यानी कि 3 भुजा देंगे, कोई 6, 7, 8, जैसे मान लो ये 3 भुजा दी हैं, तो ये 6, 7, 8 नहीं देंगे वो, यानी 8, 8, 8, मतलब हमेशा एक समान भुजा होंगी, 17, 17 होंगी, 15, 15 होंगी। मतलब भुजा समान का मतलब है अंक समान होंगे, 5, 5 होंगे या फिर 3, 3 होंगे, जो भी है। तो परिमाप क्या होता है 3A। और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो √3/4A² होता है। और समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है H, वो होती है √3/2 × A। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर समबाहु त्रिभुज में व्रत भी बनते हैं। एक तो व्रत बनता है अंतःव्रत और एक तो बनता है बाह्यव्रत। अंतःव्रत बाह्यव्रत क्या होते हैं आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा जो नीचे छोटा सा डब्बा बना है इसको हम बड़ा कर देते हैं, इसे हम अच्छे से समझा देते हैं। मतलब एक तो होता है जो त्रिभुज के अंदर व्रत बनेगा, तो वो तो हो जाएगा अंतःव्रत। अंतःव्रत मतलब अंदर व्रत बनेगा, तो उसकी त्रिज्या होगी r। तो ये r बराबर हो जाएगी इसकी त्रिज्या A/2√3। ठीक है, और उसके बाद एक तो होता है मतलब समबाहु त्रिभुज के बाहर व्रत बन सकता है, तो ये होता है बाह्य व्रत, और इस बाह्य व्रत की त्रिज्या होती है A/√3।
तो समबाहु त्रिभुज में ये आपके 5 फॉर्मूले हैं, आपको याद रखना होगा। मैं इसलिए कह रही हूँ यदि आपने ये फॉर्मूले याद कर लिए ना तो आपको एडवांस मैथ में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब चलिए आपका क्या है, नेक्स्ट हम अपने सूत्र पर चलते हैं। अब आता है तीसरे नंबर पर विषमबाहु। उसमें समबाहु मतलब समान थी, इसमें विषमबाहु यानी कि तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी, सभी भुजाएं विषम होंगी मतलब अलग अलग। तो देखो ए बी सी है ना, तीनों अलग अलग भुजाएं हैं। तो इसका परिमाप के पहले इसका अर्ध परिमाप देखो। अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ दो, नीचे 2 से भाग दे दो, ठीक है। तो अर्ध परिमाप होता है एस। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ठीक है। उसके बाद इसका परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी, परिमाप ए प्लस बी प्लस सी यानी कि तीनों भुजाओं का योग। और परिमाप क्या होता है, उसमें 2 का भाग दे दो, तो आप समझ गए होंगे। और विषमबाहु त्रिभुज का जो सूत्र होता है, इसे हम हीरोन का सूत्र भी पढ़ सकते हैं, मतलब विषमबाहु त्रिभुज का सूत्र या फिर इसे हम हीरोन का सूत्र भी कह सकते हैं। इसका होता है रूट, वैसे बड़ा सा रूट और अंदर हो जाएगा एस और एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी और एस माइनस सी, सभी इनटू में, ठीक है। तो विषमबाहु का आप उम्मीद करती हूँ आप लोग समझ चुके होंगे। अब चलिए नेक्स्ट आप क्या है सूत्र पे तो आता है समद्विबाहु। लास्ट सूत्र क्या है, समद्विबाहु। 4 ही त्रिभुज थे, चारों प्रकार के थे, ये लास्ट हमारा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हो, समद्वि, द्वि मतलब 2, तो जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो वो होता है समद्विबाहु। यानी कि सम और द्वि, समान भुजाएं होंगी कितनी, 2, तो सम द्वि, समान भुजा 2, तो 2 भुजा समान होगी, एक अलग होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं ए लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है बी, तो 2 भुजाएं देखो समान है और तीसरी अलग है। तो इसका परिमाप क्या होगा, पैरामीटर 2a, क्योंकि 2 भुजा ए है तो 2a हो जाएगा प्लस b। तो मतलब परिमाप होता है जो सभी को जोड़ दे, टोटल योग कर दे, तो ये हो जाता है 2a प्लस बी। उसके बाद इसका क्षेत्रफल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, समद्विबाहु का क्षेत्रफल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या हो जाएगा b/4 और रूट में 4a² माइनस b², b/4 रूट में 4a² माइनस b²। तो ये हो जाएगा हमारा समद्विबाहु। तो त्रिभुज के तो हमारे सारे सूत्र निबट गए हैं, मतलब खत्म हो चुके हैं। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट आपके सूत्र पे। अब चलते हैं अपने वर्ग पे। वर्ग क्या होता है, वर्ग होता है हमारा जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। आप देख सकते हैं सभी में ए लिखा हुआ है, तो वर्ग क्या होगा हमारा, वर्ग का परिमाप होता है हमारा 4a। क्या होता है, 4a। हम इसको अच्छे से बड़ी स्क्रीन पर समझा देते हैं। देखो वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। चारों भुजाएं मतलब हमने जैसे ए मान ली, तो चारों भुजाएं ए हो गई और बीच में जो तिरछा गया ना, ये इसका विकर्ण होता है। तो आप देख सकते हैं वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, ए मतलब चारों को जोड़ देंगे तो इसका मतलब परिमाप इन द सेंस पैरामीटर, तो पैरामीटर क्या हो जाएगा 4a, ठीक है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है a², यानी कि ये आसपास का a²। उसके बाद विकर्ण क्या हो जाएगा a√2। a√2 क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप जब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाकर देखोगे ना तो विकर्ण स्क्वायर बराबर यही निकलेगा a√2। अब देखो, अब व्रत में भी क्या हो, मतलब जो वर्ग होता है इसमें हमारे 2 व्रत होते हैं। एक तो वर्ग के बाहर हमारा व्रत बन सकता है, एक तो वर्ग के अंदर व्रत बन सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले देख सकते हैं वर्ग के अंदर जो व्रत बना है, आप पहले नंबर पर देख सकते हैं वर्ग के अंदर व्रत बना है। तो व्रत की त्रिज्या क्या हो जाएगी, स्मॉल r बराबर a/√2। आप देख सकते हैं, देखो जब पूरा मतलब जो वर्ग की पूरी एक भुजा होती है ना, लेकिन जिसकी जो त्रिज्या ये आधे से गई है तो a/2 यानी कि आधी हो जाएगी। उसके बाद आप देख सकते हैं बाह्य व्रत की त्रिज्या, आप देख सकते हैं ये जो तिरछी लाइन गई है ना बाह्य व्रत की त्रिज्या में, तिरछी लाइन गई है, जो तिरछी लाइन गई है वो एक व्यास के रूप में गई है, तो इसकी हो जाएगी कैपिटल R बराबर d/2। d क्या है, ये व्यास है, और जो आपका पता होगा जो व्रत का व्यास होता है ये पूरा होता है d, और ये त्रिज्या क्या होती है, आधी आधी होती है, 2 त्रिज्या मिलके एक व्यास बनाएगी, तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा 2r। इसको भी आप ऐसे समझ सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट सूत्र की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्रत। अब देखो व्रत क्या होता है, आप देख सकते हैं ये त्रिज्या आधी लिखी हुई है यहाँ बीच में केंद्र से, यदि एक इस साइड भी आधी त्रिज्या, इस साइड भी आधी त्रिज्या, तो पूरा क्या होता है हमारा व्यास होता है, ठीक है। तो आप सबसे नीचे वाला फॉर्मूला देख सकते हैं, व्यास यानी कि d बराबर 2r होता है, नहीं क्योंकि r आधी r और ये आधी r मिलकर 2r बन जाएगी, तो ये पूरा बन जाता है। ये 2r को हम व्यास कहते हैं, मतलब पूरी लंबी रेखा व्रत की होती है ना वो उसे व्यास कहते हैं, तो यही होता है। अब चलिए व्रत का हमारा परिमाप क्या होता है, पैरामीटर वो होता है 2πr, ठीक है। और व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है πr², ठीक है। और जो पाई होता है, पाई का मान क्या होता है 22/7 या फिर 3.14, कोई भी आप लिख सकते हैं, या फिर ये 2 लिखे हैं पाई के मान 22/7 भी लिख सकते हैं, या फिर आप 3.14 भी लिख सकते हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट सूत्र की तरफ चल देते हैं। नेक्स्ट है हमारा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज हमारे क्या है, चतुर्भुज हैं ये। समचतुर्भुज का मतलब होता है
ये वृत्त के जैसा ही होगा, मतलब इसकी चारों भुजाएं बराबर होगी, लेकिन ये चतुर्भुज के रूप में होगा। आप देख सकते हैं वृत्त एकदम तो इसके चारों डिब्बा के मतलब पूरा डिब्बा के समान होता है, जिसकी चारों भुजाएं समान होती, लेकिन ये हल्का सा तिरछा होगा, लेकिन होगा वृत्त जैसा ही। ठीक है, तो इसके दो परिमाप बन सकते हैं। एक तो होता है हमारा 2 रूट में d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। अब d1 क्या है, d2 क्या है, ये जो बीच में से विकर्ण गए हैं ये d1 d2 के दो विकर्ण गए हैं। और ये या फिर इसका परिमाप हमारा हो सकता है 4a, यानी कि बाहर से चारों भुजाओं को जोड़ दो तो भी हमारा पैरामीटर बन सकता है, या फिर अंदर की भुजाओं के स्क्वायर कर दो प्लस करके तो भी हमारा पैरामीटर बन सकता है। और क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 d1 इंटू d2। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर भी इसका क्या है एक सूत्र होता है। चलिए नेक्स्ट सूत्र की तरफ चलते हैं। हमारा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, ये आयत के जैसा होता है। जैसे आयत में लंबाई और चौड़ाई होती है, इसमें भी हमारी क्या है लंबाई और चौड़ाई होती है। तो इसमें हमारा परिमाप होता है 2l + b इंटू में। ठीक है, उसके बाद क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू ऊंचाई। ऊंचाई आप देख सकते हैं इसमें जो हमने लिखा है नीचे से ब्लू कलर की पेन से हाई, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू ऊंचाई, परिमाप होता है क्या 2 कोष्टक में l + b। अब आते हैं आयत पे। तो आयत क्या होता है लंबाई और चौड़ाई, और इसमें बीच में जो एक विकर्ण होता है। ठीक है, तो आयत की लंबाई l होती है, चौड़ाई b, यानी कि लंबाई लेंथ, चौड़ाई ब्रेड्थ। उसके बाद इसका जो क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। परिमाप यानी कि पैरामीटर होता है इसका 2 कोष्टक में l + b, और इसका विकर्ण होता है l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि बीच में देखो आप तिरछी जो डंडी है वो विकर्ण है, और विकर्ण बराबर होता है l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो आयत में हमारे 3 सूत्र बनते हैं रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए, और ये ही हमारे आयत में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जब बाहर की तरफ हमारा क्षेत्रफल होता है, आप देख सकते हैं उसमें कहता है ना सवालात दिए होते हैं जब क्वेश्चन, उसमें कहता है बाहर की तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता गया है या बाहर की तरफ 10 मीटर चौड़ा रास्ता गया है, तो इस प्रकार से तो बाहर का हमारा क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा 2x। हमने क्या है चौड़ाई क्या मानी है, बाहर के क्षेत्रफल, जैसे कोई कहने नहीं लगता है कि बाहर की तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो वो जो 5 मीटर चौड़ा है उसे हमने क्या x माना है, तो 2x बराबर l + b + 2x, ये हो गया बाहर की तरफ क्षेत्रफल। फिर अगर कोई कह दे कि अंदर की तरफ हमारा क्या है रास्ता है, तो होगा वो हमारा क्षेत्रफल उसका होगा 2x और l + b कोष्टक में -2x, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा। उसके बाद यदि कोई कहता है कि बीचों बीच रास्ता है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसका होता है x और कोष्टक में l + b -x। तो ये होते हैं हमारे आयत के फॉर्मूले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बताएंगे, क्योंकि 2D के हमारे सारे फॉर्मूले हो चुके हैं बेसिकली। अब हम पढ़ेंगे 3D के फॉर्मूले। ठीक है, तो 3D के फॉर्मूले किन किन को चाहिए भाइयों को, यदि आप लोग कमेंट्स भी कर सकते हैं। 2D के फॉर्मूले आपको एडवांस मैथ के आधे फॉर्मूले हो चुके हैं। आप लोगों को वीडियो पसंद आए, वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि एडवांस मैथ के ये सारे फॉर्मूले हो सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो।